Hello everyone, welcome to my channel. This is Surgery Uncensored Part 1. Dr. Nayan Jain today at our channel, who is MS General Surgery and currently pursuing oncosurgery. Welcome Dr. Nayan. How are you doing? I'm good यार। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मुझसे पूछते हैं पर्सनली डीएम में, जो कभी पब्लिकली पूछ नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनसेंसर्ड मानेंगे हम, वो चीज़ें हम आज सोच रहे डिस्कस करें, जो कि जिन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्या आप उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे साथ? सबकी अपनी अपनी कहानी होती है यार, तो बिल्कुल डिस्कस क्यों नहीं करेंगे। वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता गाइस, बट प्रियांश सर बोल रहे हैं आपके लिए कसम खाने के लिए, तो मैं कसम खाता हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। विदाउट मच अडू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सर्जन बनना क्यों चाहते हैं? यार मतलब मुझे डॉक्टर बनना था, ये तो फिक्स था। मेरा भी सपना था, मेरे पापा का भी सपना था। सर्जरी इंटर्नशिप में यार मेरे को एक प्रोसीजर मिली। मेरे सीनियर ने, पीजी सीनियर ने एक गलती कर दी थी। मैं इंटर्न था उस टाइम, तो एचओडी ने उसको पनिशमेंट ये दी कि मेरा ये इंटर्न जो है वो आईएनडी करेगा। तो मैं पहले बहुत घबराया, बट भाई जो वो लाइफ का पहला इंसिजन एंड ड्रेनेज करा, भाई जो वो डोपामिन निकला है ना, लाइफ में अभी तक नहीं मिल पाया। तो वहाँ से मैंने सोच लिया कि मुझे सर्जरी में घुसना है और मुझे अपनी आंखों के सामने ट्रीटमेंट देना है। मेडिसिन पे तो मैं थोड़ा कम रिलाई करने लग गया, फिर मैं सर्जरी पे ज़्यादा रिलाई करने लग गया। नो डाउट मेडिसिन काम करती है, सर्जरी के बाद मेडिसिन का ही मेन रोल है। तो मेरे को तो यार ये फील आया था। तो आप कहना चाहते हैं कि सर्जन्स की जो थर्ड आई है वो आप यूज़ करना चाहते थे? हाँ यार, मतलब मुझे लगता है कि मेरा अभी भी सोच है कि जब तक मैं अपने हाथों से बीमारी हटा ना दूँ, तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मैंने बीमारी को ठीक कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है मैक्सिमम सर्जन जो सुन रहे होंगे वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वो भी इसलिए सर्जन बने। मेरे को लगता है तुम्हारी भी सोच होगी डॉक्टर प्रिया। डेफिनेटली ये थॉट मेरे से भी, मेरी थॉट प्रोसेस से भी काफ़ी मिलता है। किसी ने पूछा है कि व्हाट वर योर थॉट्स बिफोर एंटरिंग सर्जरी इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज? यार सर्जरी हो गया, ऑब्स्काइनी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सबको पता है कि टफ ब्रांच है। ठीक, तो मेंटली तो हम प्रिपेयर्ड थे। सोचा नहीं था कि थोड़ा टॉर्चरस भी होगा, कि आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, ये नहीं पता था। बट इतना ज़रूर पता था कि टफ ट्रेनिंग होती है। मेरा तो मेन एक्सपेक्टेशन यही था कि आर्मी लाइक ट्रेनिंग है और मैं सर्जन बन के निकलूँगा। सो कमांडो ट्रेनिंग इन रियल? लोग बोलते हैं कमांडो आर्मी ट्रेनिंग टफ होती है, बट कि अपन लोग ने यार 3-3 दिन तक कुछ खाया नहीं है, ढंग से पानी भी नहीं पिया। कैजुअलिटी में तो यू ऑल्सो नो 24 आवर्स तक हमने कोई पानी भी नहीं पिया, यूरिन करना भी मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए कि आर्मी ट्रेनिंग यार 2-2 घंटे सो के कौन काम कर पाता है। अब पीछे मुड़ के लगता है कि कैसे काम कर लिया। वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, बट बहुत सारे व्यूअर्स हमारे बोलेंगे कि ये तो हवाबाजी कर रहे हैं या सिर्फ बातें बना रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे कि हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी रियल इन एक्चुअलिटी? यार मैं और मेरी एक दोस्त थी, और फिर हमारे बैचमेट थे, हम तीनों ने पहले ज्वाइन कर लिया था। तो आप मानोगे नहीं, हमने 1 महीने में टोटल मिला के 3 से 4 मिनट बात करी है पूरे 1 महीने में। बस हाय हेलो करते थे, देखा तक नहीं। तो फर्स्ट ईयर तो वॉज रियली वेरी टफ फॉर मी। मैं एचओडी सर की यूनिट में था, 50 पेशेंट रहते थे, तो सब A to Z सब करना है। तो आपको तो पता ही है एचओडी सर की यूनिट कैसी रहती है। तो बड़ा टफ था फर्स्ट ईयर तो यार। बाकी तू बता, तेरा कैसा था पापा? मेरा तो शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा। मैं जब एंटर किया था रेसिडेंसी, तो आई वॉज द फर्स्ट बर्न आरएसओ ऑफ द रेसिडेंसी। तो बर्न आरएसओ रहना अपने आप में काला पानी की सज़ा थी, जहाँ कोई आता नहीं था। इनफैक्ट मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, तो आप सोचो लोग तो क्या ही आते होंगे। फिर 2 दिन बाद बर्न में इनकी ड्यूटी लग गई थी। तो हमारी एचओडी की यूनिट थी, तो हम ना बहुत थके हुए रहते थे। हमें लगता था प्रियांश तो मज़े कर रहा होगा बर्न में। फिर मैं एक बार गया इसके पास, तो ये 3-4 दिन से बेचारा नहाया नहीं, खाया नहीं, वहाँ पड़ा हुआ है। बहुत टॉर्चर करा है डॉक्टर प्रियांश को आके। तो बड़ा इनका बाद में हमें पता चला कि बर्न आरएसओ बनना वो स्टफ। एंड लकीली मैं कभी भी बर्न आरएसओ नहीं रहा 3 साल में, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। वो भी एक अलग टाइम था। खैर वो टाइम निकला जैसे तैसे। एक किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि आप गवर्नमेंट सेटअप में और काफ़ी हाई वॉल्यूम सेंटर पे काम करते थे, आपका स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे प्रिजनर्स और अननोन पेशेंट्स भी आते थे। तो क्या आप बता पाएंगे कि हाउ डिड यू डील विद दोज प्रिजनर्स एंड अननोन पेशेंट्स? स्पेसिफिकली प्रिजनर्स के बारे में वो एस्पेक्ट हम टच करना चाहेंगे कि पब्लिक उनको प्रिजनर की तरह देखती है, बट व्हाट वाज योर ओवरव्यू अबाउट अ प्रिजनर बीइंग अ पेशेंट? जो प्रिजनर ऐसे पेशेंट आता है ना, पुलिस वाले उसको लेके आते हैं जंजीरों में, तो पहली बार बहुत डर लगता है। बट जब वो पेशेंट बन जाता है हमारे अंडर, जब वो इलाज होता है उसका, तो यार
वो भी ह्यूमन ही है, मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा और मेरी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हुई। नो डाउट उनने जो भी क्राइम करे हैं वो उनका लेना देना है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन। मतलब वो कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करी प्रिजनर ने, और बड़े अच्छे से इलाज हुआ है उन लोगों का। मतलब मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा। पहली बार ज़रूर डर लगा था, सीएमओ से साइन करवाना, एक एक ओटी के लिए परमिशन लेना, तो वो वर्क कम करने के हिसाब से हम सोचते थे ना आए। बाकी ऐसा मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं रहा प्रिजनरों के साथ। अच्छे लगे मेरे को सारे पेशेंट मेरे। अननोन पेशेंट्स की बात करें तो ऐसा कहावत है और कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका सर्जरी फर्स्ट ईयर रेसिडेंट होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पे ज़रा प्रकाश डालें। अननोन पेशेंट का तो सही में भी कोई नहीं होता ना। खाना पीना भी सीमा सिस्टर जो थी उनने पूरा अपना वार्ड बनाया था, तो यार वो अलग फन था अननोन के साथ। आधे तो थोड़े मेंटली चैलेंज भी रहते थे, तो उन्हें समझने भी नहीं आता था। मुझे याद है मैं और मेरा बैचमेट था, हम दोनों नाच रहे थे अननोन में, और बहुत हमने एंजॉय करा। फिर सीमा सिस्टर उनके लिए दिवाली वगैरह में भी अच्छे अरेंजमेंट करती थी। वो भी अच्छे लोग थे, और तुझे तो पता ही हुआ दद्दू, वो पाँव लिम्फेडिमा वाला। बट अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि अच्छा काम करा, किसी की मदद करी हम लोगों ने। ओके, तो ये रही अननोन्स और प्रिजनर्स की बात। अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो थोड़ा सा डार्कर साइड रहेगा, या प्रोबेबली कह लें कि लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते या करना नहीं चाहते, या प्रोबेबली एक सोशल स्टिग्मा है या टैबू कह लो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, जो किसी फीमेल रेसिडेंट और फीमेल एस्पिरेंट ने पूछा था कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद फीमेल को-पीजीज एंड सीनियर्स। यार पर्सनली जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे मेल फीमेल सीनियर्स में कभी कोई डिफरेंस ज़्यादा लगा नहीं। मुझे दोनों की कैपेबिलिटी एक जैसी लगी, दोनों की सर्जिकल स्किल्स एक जैसी लगी, और दोनों की मेंटल और फिजिकल जो क्षमता है लेने की, वो दोनों एक जैसी लगी। अपन ने दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी। अपना तो माइंडसेट ही वैसा था कि यार हमारे लिए सीनियर है, मेल फीमेल क्या होता है। हमारे यहाँ 5 सीनियर फीमेल थी और हमारी 3 फीमेल बैचमेट्स थी। तो 5 सीनियर में से अभी भी मेरी 2-3 से बात होती है, वो मेरी सिस्टर जैसी। उन्होंने नो डाउट फर्स्ट ईयर में बहुत टॉर्चर करा, अरे नयान, तो वो अभी है वो दिमाग में, बट वो अभी भी मेरी सिस्टर है और बड़ी सिस्टर जैसी। उनने अभी भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी नीट एसएस में भी उन लोगों ने सपोर्ट करा। और दूसरा रही बैचमेट्स की बात, तो यार मतलब एक बैचमेट की कहानी, शी वॉज मतलब ऑन मेंसेस, और वो सोई नहीं थी रात भर। उसको मेंसेस आए, वो तुरंत आधे घंटे के लिए गई और फटाफट अपने आप को प्रिपेयर करके फिर आए। तो ये जो फीमेल्स रेसिडेंट झेलती है ना, अपन तो सोच भी नहीं सकते यार प्रियांश। मतलब अपने लिए तो इट्स लाइक कि काम कर रहे हो। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, और फीमेल्स के लिए स्पेशली हार्मोनल सर्ज जो बहुत ऊपर नीचे होता है, और कोई इसके बारे में ध्यान नहीं देता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो चीज़ समझने वाली बात होती है, और आपके कोपीजीज को कोऑपरेट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि फीमेल रेसिडेंसी के बारे में और डिस्कशन किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम किसी फीमेल रेसिडेंट के साथ आपको ज़रूर अटैच करेंगे। फीमेल्स को जनरल सर्जरी में आना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो फाइन स्किल्स होती ना, वो मेल्स के पास कंपैरेटिवली कम होती है। और जो जितना मेंटली स्ट्रांग होती हैं फीमेल्स, वो कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ कम होते हैं, बट दोनों इक्वली हैं। और फीमेल्स आप ऐसे घबराएं नहीं, आप बिल्कुल जनरल सर्जरी में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ लाइक ब्रांच की दैट यू कांट चूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने हैंड्स ऑफ अ लेडी कुछ ऐसे ही नहीं बोला है सर्जिकल हैंड्स के बारे में, राइट? ओके, तो ये हो गया फीमेल कोपीजीज एंड सीनियर्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा, और मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था, जो कि मैं किसी से डिस्कस करना चाहता था, और आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस इट एट दिस टाइम। वो ये है कि डू यू थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव अ रोल इन प्रमोटिंग सम ब्रांचेस अननोइंगली एंड विलेनाइजिंग अदर ब्रांचेस? हाँ, मुझे लगता है। मतलब मैंने जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा ना, कभी भी उन्होंने सर्जरी को लेने के लिए प्रमोट नहीं करा। जो सर्जन पढ़ाते हैं नो डाउट वो तो बोलेंगे ही, बट जो दूसरे टीचर्स हैं, दे हैड मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड मेडिसिन। कभी भी सर्जरी के लिए हमेशा मना करते थे, पता नहीं क्यों। बट यार प्रियांश, मेरे साथ तो सही में भी ऐसा हुआ। मैंने अपने बोर्ड में लिखा था कि मेरे को सर्जन बनना है, मैं बचपन से ही सर्जन बनना है, जैसा इंटर्नशिप में डिस्कस हुआ था। बाद में एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने मिठा के रेडियोलॉजिस्ट लिख लिया, क्योंकि इतना उनने इन्फ्लुएंस कर दिया कि इट्स ए चिल ब्रांच एंड 9 to 4 जॉब। और मेरी रैंक भी इतनी आ गई थी 3000 की, मेरे को डीएन भी तो रेडियो मिल जाता। तो
तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिकल दिमाग सोचा नहीं, और फिर मैंने फाइनली मेरी ड्रीम ब्रांच चूज़ करी। आई एम सो हैप्पी विथ माई ब्रांच। मेरे साथ भी ये केस हुआ था। मैं जब इंटर्नशिप में था और मेरी पोस्टिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लगी थी, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट थर्ड ईयर एंड दैट कंसल्टेंट जिनका नाम मुझे अभी भी याद है, और वो दिन मुझे अभी भी याद है कि उनने मुझे ओटी में वॉश कराया। और द मोमेंट आई स्क्रब्ड इन द ओटी, ऑल्दो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा ओटी में, बट मुझे ये लगा कि भाई अब यही करना है। आगे बढ़ते हैं। अब सर्जिकल ब्रांचेस की बात हो रही है, तो हाउ वुड यू डिफाइन टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी दो चीज़ की टॉक्सिसिटी होती है, एक वर्क टॉक्सिसिटी होती है और एक होता है सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी। वर्क टॉक्सिसिटी मतलब आपके पास पेशेंट लोड बहुत है, 100-200 पेशेंट है, राइट, और आपको सबका काम करना है, तो लोग उसको टॉक्सिसिटी, कोई लोग उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ यार ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये मैं उसको टॉक्सिसिटी नहीं मानता। बट मैं टॉक्सिसिटी मानता हूँ जब सीनियर जूनियर जब सीनियर जूनियर को परेशान करता है प्रियांश ज़बरदस्ती। आप मानेंगे नहीं कि हम कभी कभी 9-10 बजे भी फ्री हो जाते थे, कुछ काम नहीं रहता था, आपको पता ही है, फिर भी सीनियर्स आते थे, शीट फाड़ जाते थे, राइट, और बोलते थे कहाँ हो, इकट्ठे हो जाओ। यार ये ज़बरदस्ती की टॉक्सिसिटी, जब काम हो गया तो लेट देम गो ना, वो भी इंसान है, सोने दो। आपके साथ हुआ वो टॉक्सिसिटी हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने जूनियर के साथ करोगे। तो ये मुझे ज़रूर टॉक्सिसिटी लगती है। मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 पेशेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 2-5 पेशेंट हैं, अब उसको फिर भी, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो पीजी कर रहे हैं, 5 पेशेंट में भी उनको रात भर तपाते हैं सीनियर ज़बरदस्ती। भाई वो मेंटली यहाँ से चला जाता है इंसान, यार नहीं होना चाहिए। मैं खुद गया हुआ हूँ, मेरे को सेकेंड ईयर में, ट्रस्ट में ऑन दिस प्रियांश, मैं 1-1.5 साल इतना डिप्रेशन में रहा हूँ कि मेरा वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, मतलब मैं टॉप में था, तुझे पता है, मैं जेडी प्रेसिडेंट था, मेरे पास सब चीज़ थी, फाइनेंशियली अपन ठीक कर ही रहे थे, अच्छी ठीक ठाक स्टाइपेंड थी, सब कुछ अच्छा कर ही रहे थे, बट आई वाज नॉट हैप्पी। तो मैं इस वर्क टॉक्सिसिटी तो कभी भी प्रमोट नहीं करता, ये होना भी नहीं चाहिए। टॉक्सिसिटी के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। कोई काम से टॉक्सिसिटी को डिफाइन करता है, कोई प्रेशर से करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी फील कर रहा है तो प्लीज़ डू कम एंड कम्युनिकेट। ओके, तो आगे चलते हैं। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये पर्सनली मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि मैं चाहता था कि काफ़ी ऑडियंस को ये पता चले जो करंट सर्जरी में जस्ट घुसने वाले हैं या जो रेसिडेंसी कर रहे हैं। वो ये है कि इज़ योर सर्जिकल स्किल प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स यू हैव रेड? पर सर्जरी में भी बुक पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिक अपन की लव एंड बेली है, सेबेस्टियन है, वो पढ़ना तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं। बट आपने 20-25 किताब पढ़ रखी है सर्जरी की, और आप सोचें कि अब मैं अच्छा सर्जन बन जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। करत करत अभ्यास के जन्मत हुई सुजान, राइट। तो आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप जब तक हाथ नहीं चलाओगे, जब तक तो आप सीख नहीं सकते। आप समझिए अपन जिस घर पे बैठे हैं, उसको कौन बनाया? मिस्त्री बनाया। उसने कोई सी भारी किताबें पढ़ी थी क्या? आर्किटेक्ट ने नक्शा दे दिया था, और बनाया किसने? मिस्त्री ने। उसने मेहनत करी, जब जाके मेरा घर बन पाया। तो यार मेरे को नहीं लगता कि नंबर ऑफ बुक्स आपकी सर्जिकल स्किल को डिफाइन करती। बट मैं ये जरूर ऐड करूँगा कि ऐसा नहीं कि आप बिना कुछ पढ़े लिखे सर्जन बन जाएंगे। तो विद टाइम ग्रेजुअली आप सर्जरी प्रैक्टिस सीखते हैं, और ग्रेजुअली आप सर्जिकली अच्छे होते हैं, तो टाइम लगता है उसमें। तो रेसिडेंसी की बात हो ही रही है और टॉक्सिसिटी की भी हमने बात कर ली है, तो हम थोड़े सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो व्हाट आर द प्लेसेस डू यू थिंक रेसिडेंसी शुड इम्प्रूव अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्सपोजर? यार पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना चाहिए। तुझे भी पता है कि अपना जो ड्यूटी रूम था, अपन 24 घंटे वहीं पे रहते थे, 3 बेड थे, उसमें से भी एक ऑक्यूपाइड रहता था सामान से, चूहे घूम रहे हैं, एक ही वॉशरूम है, उसमें भी कमोड में 3 चूहे थे, तो मतलब अपन पॉटी भी नहीं कर सकते थे ढंग से, वॉशरूम भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो यार मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि मैंने कोशिश भी करी बट असफल रहा। मैं चाहता हूँ डॉक्टर यूनिटी, यार डॉक्टर यूनिटी अपनी बहुत कमज़ोर है। हाँ, डॉक्टर यूनिटी एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग इतना लैग कर रहे हैं और कोई इस बारे में ध्यान नहीं देता, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन और सो कॉल्ड जो भी पर्सनल रीजंस और कंपटीशन की दुनिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर वो एक चीज़ हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है, ये सबको समझना पड़ेगा। जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हों,
उतने कांटेक्ट बनाए रेसिडेंसी में, ऐसा नहीं कि बस हम रेसिडेंसी करे जा रहे हैं, दोस्त बनाए, यार बनाए। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी एक बढ़िया सा कोई कम्युनिटी बनाए, डॉक्टर कम्युनिटी। डॉक्टर्स लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा प्रियांश। नाउ इट्स ए हाई टाइम। जो अपने साथ हो रहा है ना, तुझे भी पता है क्या क्या अपने साथ होता है। हम लोग सोते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, पेशेंट मार के चला जाता है, हम पिट के भी चले आते हैं और कोई एक आदमी नहीं खड़ा होता है, क्योंकि एचओडी ने डरा रखा है, डीन ने डरा रखा है, वो उन लोगों को खुद के बीच में यूनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार ये ओवरऑल डॉक्टर कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ सेट करना चाहिए कि कुछ भी ऐसा हो तो जो भी ऐसी चीज़ करते हैं उन लोगों के समझ में आ जाए कि यार इन लोगों पे उंगली नहीं उठा। ऐसा देखा गया है कि सर्जिकल साइड थोड़ा ज़्यादा डॉक्टर पेशेंट वायलेंस और वो सारी चीज़ें विटनेस की जाती हैं, या जो लेमैन देखता है और एक्सपीरियंस करता है। नो डाउट बहुत सारे ब्रांचेस में होता है, बट सर्जिकल साइड स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, आज का पीजी एस्पिरेंट सर्जिकल ब्रांच लेने के लिए इतना ज़्यादा अपफ्रंट आ नहीं रहा है, स्पेशली जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड बीइंग एन ऑब्स्टेटिशियन। तो क्या लगता है आपको कि इतना क्रेज़ कम क्यों हो गया है, या लोगों को एड्रेनलिन क्यों नहीं आता है सर्जिकल ब्रांचेस के लिए? एड्रेनलिन इसलिए नहीं आता क्योंकि इंटर्नशिप में हमने कभी सर्जरी में काम नहीं करा। अगर एक बार भी जो सर्जरी लेता है ना, वो इंटर्नशिप में एक बार अगर सर्जरी और ऑर्थो पोस्टिंग कर लेना, कसम से कभी भी वो कोई और सी ब्रांच नहीं चूज़ करेगा। पहली बात तो इसमें हमारी गलती है कि हमने अच्छे से इंटर्नशिप नहीं करी। दूसरी बात, जब आप न्यूज़पेपर में, मेरे पापा भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि मतलब ओवरऑल मेडिकल कॉलेजेस की सीट खाली जा रही है जनरल सर्जरी में और ऑब्सगाइनी में, तो अब लोगों को लगने लगता है कि अब ब्रांच कमज़ोर है, हम अपने बच्चों को क्यों दिलवाएं। मेरे पापा ने बोल दिया कि अरे तूने मतलब बेटा ये खाली जा रही है और तूने ले ली, तो पापा ये मेरी चॉइस थी। अब ये ऐसे तो न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस करते ना, तो यार इसमें इन्फ्लुएंस भी है न्यूज़पेपर और मतलब, और दूसरा फिर अपने जैसे अपन ने डिस्कस करा था कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी, क्योंकि जो सर्जन होता है वो फील कर पाएगा थ्रिल, वो और कोई सी ब्रांच नहीं फील कर पाएगी। उन्हें लगेगा कि यार ये तो खून से खेलते हैं, गंदे लोग हैं, बट अंदर पता नहीं ना कितना अपन डेलिकेट काम है हम लोगों का। एक टाँका भी इधर उधर हुआ कि पता ही है। तो काफ़ी लोगों को, इनफैक्ट बाकी दूसरी ब्रांचेस को भी ऐसा लगता है कि सर्जरी क्या है, काटो घोलो और लगा लो, बट सर्जरी उसके बियॉन्ड है। वो तो शुरुआत है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें आती है, और जब आप घुस जाते हो सर्जरी में, देन यू कम टू नो कि सर्जरी इट इज़ अ ग्लैमरस ब्रांच डेफिनेटली। जो इज्जत पेशेंट देता है ना, एक बार आपके पास सर्जरी करवा के चला गया डॉक्टर प्रियांश को तो एक लीटर के घी के डब्बे दे के गए हैं, तो आपने अगर एक बार ढंग से उनका इलाज कर दिया ना, तो वो लाइफ टाइम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं यार आपको कि अरे यार डॉक्टर साहब आपने क्या, मैंने एक डिब्राइडमेंट करा था यार, वो हमें अभी भी कॉल करता है मुझे। आप सर्जरी करने के बाद जब पेशेंट को ठीक करते हो ना, वो आपको हमेशा याद करेगा और आपके पास हमेशा ओपीडी में आएगा। यही होता है पब्लिक रिलेशंस, वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूल पाता है। आप 2 दिन में भूल जाओगे उस पेशेंट को, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बट वो आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है वो। याद भी नहीं रहता कि अपन डेफिनेटली नहीं रहता है। दिन में 100 पेशेंट देख, दिन के 100 पेशेंट देखना, 100 को ट्रीट करना, 100 लोगों को एक ही जैसा ट्रीट करना बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। हम तो एक बस जरिया है, बट हम जो अच्छे से अच्छा कर पाते हैं और उससे अगर मरीज़ ठीक हो रहा है तो वो हमारे लिए उससे खुशी की बात नहीं है। खैर, ये तो रही रेसिडेंसी की बात। अब थोड़ा सा पोस्ट रेसिडेंसी की बात करें तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हाउ मच रिवॉर्डिंग इज जनरल सर्जरी इन टर्म्स ऑफ मनी, पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड पर्सनल रिलेशन। मनी इनिशियली उतना आपको पैसा नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट एमएस ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बट आप फिर करते हैं एमसीएच या डीआरएन भी करते हैं, फिर भी उसके बाद आप फिर एमसीएच करते हैं, डीआरएन भी करते हैं 3 साल के बाद, उसके बाद भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है। बट जब लोग काम करना बंद कर देते हैं, उनको लात मार के भगा दिया जाता है ऑफिस से। जब हमारा पीक चालू होता है, हमारा 40 में पीक चालू होता है, वो लाइफ टाइम होता है, वो हमेशा ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, कभी डिक्लाइनिंग में नहीं आता है। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में ग्रोथ चाहिए तो सर्जरी मत लेना बाबा, कोई मतलब की नहीं है आप लोगों के लिए। अगर शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में जाना है, ऊंचा सोचना है, बड़ा नाम चाहिए, तो फिर सोचना, तो आप जनरल सर्जरी के लिए सोचें। पर्सनल रिलेशनशिप इज़ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आप थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप में कम टाइम दे पाते हैं, नो डाउट, बट उसके लिए अंडरस्टैंडिंग मम्मी पापा जैसे मेरे हैं, डॉक्टर प्रियांश के, तो यार पर्सनल रिलेशनशिप थोड़े गड़बड़ होते हैं,
और आप जिससे शादी करते हो वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यार 8-8 घंटे की सर्जरी कर रहे हैं, मतलब बिजी होंगे, कभी कभी नहीं भी फ़ोन उठा पाते, तो पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ा सा कंपैरेटिवली होता है, बट ऐसा नहीं कि ख़राब होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोबेबली आज के ज़माने में तो 99% जो सर्जिकल रेसिडेंट्स होते हैं वो MCH DRNB की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ग्लैमरस दिख रहा है वो रास्ता और जो उनके इंटरेस्ट होंगे उस हिसाब से। तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि यू हैव जस्ट पास जनरल सर्जरी एंड क्रैक्ड नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड इन लाइफ, एंड डू यू फील योरसेल्फ टू बी complete in terms of general surgery before joining super specialty course as a general surgeon? No, I don't think so. मुझे लगता था कि मैं जनरल सर्जरी करने के बाद एकदम प्रो हो जाऊंगा, बट जब अंदर देखा तो जनरल सर्जरी में बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं जो अपन को रेसिडेंसी में ऑब्वियसली किसी को भी नहीं मिलती, तो हमें भी करने नहीं मिली, तो टाइम लगता है इस चीज़ में। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कंप्लीट हूँ अभी एज ए जनरल सर्जन, क्योंकि इट इज़ अ वास्ट ब्रांच, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स बहुत हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक एक ऑर्गन में काम चालू करते हैं, जिससे फिर हम अच्छा लर्निंग कर वो ज़्यादा सब जगह जाएंगे तो फिर दिक्कत आती है। एक मूवी का डायलॉग था कि कितना भी दौड़ लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वो चीज़ है कि आप रेसिडेंसी में बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे करने को भी मिलते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपका बैचमेट, आपका कोपी जी काफ़ी बार कर चुका होगा, लेकिन आप एक बार देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जिस यूनिट में पोस्टिंग आपकी है और जिस टाइम पे आपकी उस यूनिट में पोस्टिंग लगी है उस टाइम पे वो टाइप के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, वो वैरायटी नहीं आ रही है। तो इन जनरल सर्जरी इज़ वेरी 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 वास्ट। तो आपको अगर बीइंग अ जनरल सर्जन सक्सीड करना है, डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है जनरल सर्जरी भी आज के टाइम पे, जो कि बहुत स्कैरसिटी है मार्केट में जनरल सर्जन्स की। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वैरायटी सीखनी पड़ेगी, एक्सपोजर लेना पड़ेगा और हाई वॉल्यूम सेंटर पे काम करके काफ़ी ज़्यादा आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। और इट्स नॉट दैट टफ। एक बार आप रेसिडेंसी कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, केसेस किस टाइप के होते हैं और कौन सा केस कैसे मैनेज करना है, और बेसिक मैनेजमेंट किसी भी जनरल सर्जरी के केस का क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन सर्जिकल रेसिडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव, कि व्हाई डू यू थिंक नोबडी टॉक्स अबाउट सर्जिकल स्किल्स थ्रू आउट द रेसिडेंसी? क्या होता है कि रेसिडेंसी में आप सीखते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हमें ये सीखना है कि हमें मरीज के साथ क्या नहीं करना है, राइट। आपके पास पेशेंट आया, आपको उसको ऑपरेट करना है कि नहीं करना, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने जिसको नहीं ऑपरेट करना था उसको ऑपरेट कर दिया, अब आपकी भले कितनी भी अच्छी सर्जिकल स्किल हो तो क्या मतलब की रह जाएगी। तो मैं जितना समझा हूँ रेसिडेंसी को, मैं ये समझा हूँ कि आपको पहले ये सीखना है कि आपको क्या नहीं करना है। अगर ये नहीं आएगा ना तो सर्जिकल स्किल कुछ काम की नहीं है। इवेंचुअली सर्जिकल स्किल्स आप सीख जाते हैं, बट नो डाउट बेसिक सर्जिकल स्किल्स तो बहुत जगह सिखाते हैं। हमारे सीनियर ने हमें सिखाई, अपन ने एक दूसरे को सिखाई, बट इस पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए मुझे लगता है। बट एडवांस तो आप विद टाइम सीखेंगे। आप ऐसा सोचिए कि आप 3 साल में लेप्रोस्कोपिक सर्जन बन जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। जनरल सर्जरी का रेसिडेंट या ऑर्थोपेडिक सर्जरी या कोई भी सर्जिकल ब्रांच का एस्पिरेंट जब भी रेसिडेंसी में घुसता है तो वो सोचता है कि मेरे को डे 1 से बहुत हाई फाई सर्जरी करने को मिल जाएगी और मुझे स्कट वर्क वो सब तो नहीं करना रहेगा, वो सब मैं देख लूँगा करके। तो वो चीज़ प्री सेट माइंड में हो तो आपको रेसिडेंसी निकालने में काफ़ी आसानी होगी, और जो अप्स एंड डाउन्स रेसिडेंसी में होते हैं वो मैनेज करने में काफ़ी ईज होगा। वही कम्युनिकेशन स्किल यार, मतलब मेरी तारा दीदी हैं जो अपने वार्ड बॉय लोग हैं, उनसे अपन ने जो कम्युनिकेट करा तो वो चीज़ अभी भी काम आ रही है। वो आपका पेशेंट बनाते हैं धीरे धीरे। आप अगर अच्छा बोलेंगे तो ही मरीज आपके पास आएगा। तो और आपको कैसे काउंसिल करना है, आपने पता चला बहुत अच्छे सर्जन हो, ठीक, बट कॉम्प्लिकेशन हर एक सर्जरी में होता है प्रियांश, आपको भी पता है। कोई भगवान भी आ जाएगा, मान लो लैब कोली में बाइल डक्ट इंजरी हो रही है, वो होना ही है मान लो, तो और आपने ये नहीं समझाया, आपने उसको काउंसिल नहीं करा कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन स्किल, और ये रेसिडेंसी सिखाती है। ये आप सर्जिकल स्किल्स तो बाद में आगे पीछे सीख लेंगे, बट आप जितने मरीजों से अच्छे से बात करेंगे, डील करेंगे, उनके कंसेंट लेके उन्हें उनके साथ क्या करने वाले हैं ये सिखाएंगे ना, देन दैट्स हाउ यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, और ये लाइफ टाइम आपके साथ अटैच हो जाता है। मेरे साथ और डॉक्टर प्रियांश के साथ तो अटैच हो गया लकीली, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हमने रेसिडेंसी में सीखा टू और कंसल्टेंट टू और पेशेंट एंड टू देयर रिलेटिव्स। हम लोग फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली सब फंबल करते हैं, सब सिस्टम समझते हैं, बट हम लोगों ने काफ़ी
पेशेंट ये तो रहा, मतलब इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें कोई शर्म भी नहीं होना चाहिए और ना छुपाने वाली बात है कि डॉक्टर नैन और मैंने काफ़ी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करा, पर्सनल लेवल तक किया और वो चीज़ को हम एंजॉय भी करते थे। वो ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी हमारी या हमारा कोई सेल्फ उसमें मोटिव नहीं था, बट पेशेंट हमारे लिए परिवार की तरह हो जाता था। और फिर जब तक वो फॉलोअप होके और उसकी 3-4 विज़िट नहीं हो जाती थी और वो हंसी खुशी वापस नहीं जाता था आखिरी बार हमारे कंसल्टेशन के बाद, तब तक हम लोग को उसका कांटेक्ट रहता था। और आज भी बहुत सारे पेशेंट्स कांटेक्ट करते हैं और 1-2 पेशेंट्स के तो मैं नाम लेना चाहूँ। अल्ताफ़ भाई, एग्जैक्टली वही नाम लेना चाह रहा था मैं। अल्ताफ़ भाई जो थे वो जब ठीक हो गए तो उनने एज अ ग्रेटिट्यूड हम लोग को ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम लोग के लिए फर्स्ट ईयर में 2 बहुत बड़ी प्रायोरिटीज़ होती थी, एक खाना और एक नींद। तो हमने बोला अल्ताफ़ भाई आप अगर कुछ चाहते हैं तो हमको बिरयानी खिला दीजिए, और नयन सर वेजिटेरियन है तो उनके लिए पनीर ला दीजिए। तो वो चिकन बिरयानी एंड पनीर, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। मतलब ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते थे हम लोग। अभी तक याद आता है, पता है वो movie? वो फेस अभी भी याद है, वो मुझे बिरयानी का कलर भी अभी तक याद है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप एंजॉय करना सीख जाओगे ना रेसिडेंसी में, तो आपके लिए रेसिडेंसी एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर एक पेशेंट आपके लिए घर से मेहनत करके कुछ बना के लेके आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लेवल का सेटिस्फेक्शन उसको था, कुछ ना कुछ उसको आपके काम से फ़ायदा मिला। तो उसका घी का डब्बा लौटा दो तुम। घी का डब्बा भी वो एक पेशेंट था जो बहुत ही गरीब परिवार से था, खेती करता था। उस पेशेंट का वेरिकोज वेन सर्जरी होना था, बहुत दिन से परेशान हो रहा था। मैंने कुछ अपने सोर्सेज लगा के उस पेशेंट का लेज़र वेरिकोज सर्जरी करवाया। और नेक्स्ट टाइम जब वो फॉलोअप पे आया तो वो एक काफ़ी बड़ा घी का डब्बा लेके आया। मैं ऐसा था कि यार इतनी क्यों, आज के ज़माने में आप घी के रेट्स देखे कितने महंगे हो गए हैं, और वो अपने घर का घी लेके आ रहा है। और अभी भी वो डब्बा मेरे पास रखा है क्योंकि वो पेशेंट से मिल नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल आपके लिए इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं वो कि उनके लिए एक बहुत दुख की बात हो जाती है कि आपने उनका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा। ये सारी चीज़ें थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे डॉक्टर नैन। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया मुझे। अगर आप चाहें तो हम डॉक्टर नैन से बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, इफ़ यू वांट एनी डाउट टू बी क्लियर्ड, प्लीज़ कमेंट पार्ट 2 एंड we'll be back again to communicate with you and bring you some good interesting facts about residency and everything else. सर्जरी हर एक आदमी को चूज़ करना चाहिए, जाके अपनी इंटर्नशिप करें, मज़ा आएगा। और ट्रस्ट में ऑन दिस, अगर एक बार आपने वो टाका लगा लिया ना इंटर्नशिप में, आप कुछ और सी ब्रांच लेने चूज़ ही नहीं करेंगे। वो हार्ट ऑफ अ लायन बन जाता है फिर। तो अगर आप चाहते हैं कि फीमेल को पीजीज एंड रेसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली बात की जाए और उनके डाउट्स क्लियर किए जाएं उस मैटर के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट स्माइली इन द चैट बॉक्स, तो हम समझ जाएंगे एंड देन विल ब्रिंग सब गुड फीमेल सर्जन फॉर यू।